गुड इवनिंग, प्लीज बैठिएगा। लास्ट लेक्चर पे हमने जाते जाते एक सवाल किया था, आई थिंक वो जहां पे हमने लास्ट लेक्चर हमने जाते जाते एक सवाल किया था ऐसा, आई थिंक ये किया था शायद, मैं पूछ रहा हूँ। ओके, तो इसमें हमने आपको सॉल्व करके बताया था, ये सॉल्व करके आपको बताया था कि फाइनली जब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर के बराबर होता है, ऐसा बताया था आप लोग को। ठीक है, तो कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला सर्किट है, जब यहाँ पर आइडेंटिकल रॉड्स लगी हुई हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे बता दो एक बार कौन कौन से सवाल किए थे जो लास्ट लेक्चर पे कोई था तो, किसी के पास लिखे हुए हो लास्ट लेक्चर पे क्या किया था। अरे भैया इसके पहले क्या क्या किया था वो तो देखें। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास सवाल है कि आपको यहां पर एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, आपको बोला 4 रॉड्स हैं आपके पास। ठीक है, 4 रॉड्स हैं इस तरीके से, बेसिकली 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, इन चारों सेक्शंस के लिए आपको बोला है कि आपके पास के और ए जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, 4 सेक्शन कौन से मैं आपको बता देता हूं, इट्स लाइक ए, बी, सी और डी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक सेक्शन है आपके पास ये ए बी, एक सेक्शन है आपके पास बी सी जो कि कर्व्ड पार्ट है, और एक सेक्शन ये नीचे वाला है। ठीक है, बीसी में मतलब इज लाइक मान लीजिए एक सेक्शन जो है ये बीसी कर्व्ड वाला है, और एक सेक्शन बी डैश सी डैश ये स्ट्रेट वाला है, और लास्ट एक सेक्शन बचा आपके पास ये वाला। ठीक, तो ऐसे 4 सेक्शन है आपके पास। आपको वो लगा कि सबके लिए के और ए जो है वो कांस्टेंट है। बोल रहा है क्वेश्चन में अगर यहां से जो है वो 130 वॉट करंट एंटर होती है तो आपको इस कर्व्ड सेक्शन यानी बीसी सेक्शन में आपको जो है वो करंट की वैल्यू बतानी है। मेरा सवाल समझ में आता है आप लोग को? आपको इस बीसी सेक्शन में करंट की वैल्यू बतानी है, जल्दी से ट्राई करेंगे प्लीज। इस बीसी सेक्शन में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखेंगे हम लोग इस सवाल को कैसे डील करेंगे, सब इंटेलिजेंट लोग इधर देखेंगे प्लीज। देखिए क्या होगा कि यहां पर ये जो है 130 वॉट करंट फ्लो हो रही है, जैसे मान लीजिए 130 वॉट करंट यहां तक आ गई। अब यहां पर पहुंचने के बाद इसके पास 2 रास्ते बन जाते हैं। ठीक है, कुछ करंट जो है वो ऊपर से जा सकती है और कुछ करंट जो है वो नीचे जा सकती है। ठीक, और फाइनली क्या होगा, जब ये इस पॉइंट पे आएंगे तो ऊपर वाली करंट यहां से आएगी, नीचे वाली करंट यहां से आएगी, और मिला के फिर ये कितना हो जाएगा 130। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया ऊपर वाले सेक्शन में एक्स करंट गई, एक्स वॉट करंट चली गई, तो नीचे वाले सेक्शन में कितनी जाएगी, 130 एक्स या 130 माइनस एक्स? गुड, 130 माइनस एक्स। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बातें हैं कि एक सेक्शन तो आपके पास है ऊपर वाला ये बी और सी, और एक सेक्शन आपके पास नीचे वाला ये बी डैश और ये सी डैश। ये पूरा फेज सेम है और ये पूरा फेज भी सेम है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, इसमें एक डेटा और गिवन था। ठीक है, ये लेंथ आपको गिवन थी 70 सेंटीमीटर और ये लेंथ आपको गिवन थी 60 सेंटीमीटर। बोलो सर बस ये हमें पता होता तो हम पहले ही कर लेते हैं ना। ओके, तो चलिए ध्यान से देखें कि लाइक यहां पर क्या है कि ये पूरा सेक्शन ये बीसी और ये बी डैश सी डैश, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। ये बी और बी डैश ये अलग अलग मैंने आपको दिखाने के लिए, भाई इधर देख लो तुम लोग, ये बी और बी डैश मैंने अलग अलग आपको दिखाने के लिए बनाया है, ये है सेम ही। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, तो इस सेक्शन को देखें, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को ध्यान से देखें, तो इन दोनों सेक्शंस के एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग या सेम? कैसे कि यार देखो, जैसे बी और बी डैश का टेम्परेचर सेम है, सिमिलरली सी और सी डैश का टेम्परेचर भी सेम है, ये सिर्फ अलग अलग आपको दिखाने के लिए बनाया गया है। ओके, एक एंड पे टेम्परेचर टीबी और एक एंड पे टेम्परेचर टीसी, क्या डिफरेंस तुम्हें टीबी माइनस टीसी ऐसा दिखाई दे रहा है क्या यार? नीचे वाली रॉड के लिए भी क्या है, सेम कहानी है। तो मैं जानता हूं कि जो आई होता है, आई आई बोले तो करंट, करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बाय आर। देखो डेल्टा टी कांस्टेंट है, ठीक, हम लोग जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के इंटू ए। अब देख के और ए कांस्टेंट है, क्या आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ऐसा हो जाएगा क्या यार? तो मैंने लिखा आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि
I1 बाय I2 बराबर व्हाट, L2 बाय L1। देख मान ले कि I1 तेरे पास 130 माइनस एक्स है, तो 130 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये वाली करंट नीचे वाले पार्ट में फ्लो हो रही है, तो L2 बाय L1। अगर इसको I1 माना है तो L2 किसको मानू, 60 को कि 70 को, बोलो भाई। भैया इस नीचे वाली करंट को I1 माना है तो L2 ऊपर वाले को मानना पड़ेगा क्या यार, यार हाँ ना तो बोलो यार, समझ में आ रहा है ना, मैं अकेला तो नहीं सीख रहा हूं ना। तो दैट वुड बी 70 बाय 60, जीरो से जीरो चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें, इट्स लाइक 130 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 7 बाय 6, एक्स एक्स चला गया तो ये बचा 1, ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से कितना बना आपके पास कि 130 बाय एक्स बराबर 7 बाय 6 प्लस 1, तो 7 बाय 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 बाय 6, 13 से कट गया 10 बार, तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 60 वॉट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज लिख लीजिए। जल्दी से लिखेंगे प्लीज को। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल है हमारे पास, जिसे आपको बोला गया है कि यहां पर आपके पास ऐसे एक रॉड है, आपको बोला गया है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। इसकी लेंथ L, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K, इसकी लेंथ जो है वो 2L, इसके लिए भी K, और इसकी लेंथ जो है वो L और इसके लिए 2K। आपको बोला है कि यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। यहाँ पर आपको बोला है कि आइस भरी हुई है 440 ग्राम, जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको कुछ वैल्यूज भी दिए, आपको लाइन सारी रॉड्स के लिए एरिया जो है वो कांस्टेंट है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपको दी है 1 मीटर, यानी एल की वैल्यू दी है 1 मीटर, तो इट्स लाइक अगर इसके लिए 2L लिखा हुआ है तो इसकी लेंथ 2 मीटर हो जाएगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं यार, हाँ ना तो बोलो यार। के की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज व्हाट 1 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ठीक है, आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको बोला है इफ, लिखिएगा, इफ 200 कैलोरी 200 कैलोरी हीट या एनर्जी, 200 कैलोरी एनर्जी enters enters from point A, then find time taken to melt complete ice, फाइंड टाइम टेकन टू मेल्ट कंप्लीट आइस। आपको बताना है, देखिए सवाल समझ लीजिए, आपको बोला गया है कि यहां से अगर 200 कैलोरी हीट एंटर कर रही है, 200 कैलोरी एनर्जी एंटर कर रही है, तो आपको बताना है कि यहां से इस पूरी आइस को मेल्ट करने में कितना टाइम लगेगा। क्या आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं क्या यार, देखो कहानी कैसे चलेगी एक बार समझ लो, क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। देखो ये लाइक 200 कैलोरी एनर्जी है, एनर्जी बोले तो क्यू, मैं इसको पर सेकंड मान लेता हूं, एनर्जी पर सेकंड, ठीक है, यूनिट टाइम के लिए मान लेता हूं इसको पर सेकंड। तो मान लीजिए कि यहां से आई करंट एंटर हो रही है, ठीक है, ये आई करंट आएगी आएगी आएगी, जैसे इस पॉइंट पे आई, अब बताओ इसके पास फ्लो होने के लिए कितने रास्ते हैं, एक की दो, बोलो ना यार, तो सीधी जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इट्स लाइक मान ले ये वाली करंट गई I1 और ये वाली करंट गई I2। देख मुझे I1 से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है I2 से। क्यों, क्योंकि मेरी आइस को मेल्ट कराने का काम कौन कर रहा है, क्या I2 कर रहा है क्या यार। ओके, तो मुझे मतलब है I2 से। देख ध्यान से देख, I2 I2 इट्स लाइक Q2 बाई टी, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैं जानता हूं Q बाई टी का फॉर्मूला कितना होता है, Q बाई टी का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तू जानता है क्या यार। तो मैंने जानता हूं इसका फॉर्मूला कितना होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। इस पॉइंट का टेंशन मान लेता हूं थीटा, मैंने मान लिया, पता नहीं है थीटा मान लिया। अब देख, एक इस ब्रांच के लिए के 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 जो है वो के है या 2K है, बोलना,
तो मुझे के की वैल्यू पता है, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया मुझे पता है क्या? यस मुझे पता है। लेंथ एल दी हुई है, एल मुझे पता है। डेल्टा टी क्या लिखेगा? टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर? गुड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखेगा? इट्स लाइक थीटा माइनस जीरो या जीरो माइनस थीटा? आपको बता था बड़े में छोटे को घटाना है, तो क्या लिखेंगे? थीटा माइनस जीरो। ओके, और लेंथ तेरे पास है ही सही। अब ध्यान तो सुनना कि बेसिकली ये जो Q2 है, ये Q2 क्या काम कर रही है? क्या ये जो है आइस को मेल्ट कराने का काम कर रही है क्या यार? यार आना तो बोल रहे यार। और हम लोग जानते हैं फेज कन्वर्जन के लिए जो हीट होती है वो कितनी होती है? m इंटू एल। तू जानता है क्या? अपने लास्ट लेक्चर बताया था m इंटू एल, याद आ रहा तेरे को? तो देख ये Q2 कितना है? m इंटू एल। और बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू तुझे पता होनी चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम। तुझे पता है क्या? सुना सुना सा लगता है। ओके, लेटेंट ऑफ फ्यूजन चल मैं लिख देता हूं, हालांकि तुझे पता होनी चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम। अब ध्यान से देख, इसने बोला है पूरी आइस को मेल्ट करना है, यानी एम की वैल्यू कितनी डालेगा? 440 ग्राम। लेटेंट ऑफ फ्यूजन तेरे पास आ गई, के 2K है तो तेरे को के पता है, 2 कर देगा आ जाएगा। एरिया तेरे को पता है, डेल्टा टी इट्स लाइक थीटा माइनस जीरो। और लेंथ तेरे को पता है। अगर कहीं से थीटा मिल जाए तो क्या हम लोग ऐसे टाइम निकाल सकते हैं क्या यार? तो टास्क क्या है यहाँ पे? सबसे पहले थीटा निकालना। सवाल समझ में आता है? तो चलो कोशिश करो जल्दी से। थीटा आप लोग निकाल सकते हो भैया। हाँ बेटा, हाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में दी हुई है, कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। पर थीटा निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं है किसी भी डेटा की, ये सब कट जाएगा। देखो मैं बताऊं कैसे। यार सुनो भाई, इट्स लाइक किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर इस पॉइंट पर आई करंट आ रही है और I1 I2 जा रही है। इधर देखेंगे सब लोग, तो मैंने लिखा इट्स लाइक आई बराबर I1 प्लस I2। आई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बाय आर। तू जानता है आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बाय आर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन के इंटू ए। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? ओके, जब मैं आई लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इट्स लाइक थीटा माइनस 100 या 100 माइनस थीटा? बोलो ना यार, 100 माइनस थीटा। ये तो हो गया डेल्टा टी अपॉन आर। आर बोले तो एल अपॉन के इंटू ए। इसकी लेंथ कितनी है? एल। के तो के, और एरिया कितना लिखेगा? ए। अपन ने बताया एरिया तीनों के लिए सेम है, तो एल अपॉन के इंटू ए। I1 लिखेगा तो I1 ये रही, क्या लिखेगा? थीटा माइनस 20 या 20 माइनस थीटा? यार सब लोग जवाब देंगे। थीटा माइनस 20 अपॉन इसकी लेंथ कितनी लिखेगा? एल की 2L अपॉन के इंटू ए, प्लस इसके लिए थीटा कितना लिखेगा? इसके लिए कितना लिखेगा? थीटा माइनस जीरो या जीरो माइनस थीटा? थीटा माइनस जीरो अपॉन लेंथ कितनी है इसकी? एल, और अपॉन 2K इंटू ए। ध्यान से देख, के चला गया, एल 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 चला गया, कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तू थीटा सॉल्व कर सकता है क्या यार? यार हाँ ना बोल रहे यार। थीटा सॉल्व करेगा, ऊपर पुटअप करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। क्या मैं मान लूं तू कैलकुलेशन कर लेगा? मैं पूछ रहा हूं, कर लेगा? गुड, लिख लीजिए प्लीज, जल्दी से लिखेंगे प्लीज। नेक्स्ट। कोई दिक्कत? पूछ सकते हैं, आपको दिक्कत हो तो। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो क्या है कंडक्शन में? फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। बेसिकली होता क्या है, मतलब लिखेंगे तो क्या है, देखेंगे आप लोग ध्यान से देखें। क्या होता है कि जैसे जो कोल्ड कंट्रीज होती है ना, उसमें जो वाटर सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने उन्होंने सुना भी होगा कि यार वो झील में बर्फ जम गई है, सुना है आप लोगों ने कभी? ठीक है, तो जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनकी सरफेस पे क्या होता है? आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और कभी कभी तो ये इतनी थिक हो जाती है कि लोग सर्दियों में वहां पर जो है वो गेम्स खेलने लगते हैं। ठीक है, अगर रिसेंट आपने भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो
तो थोड़े टाइम पहले ऐसे कहीं के एक मतलब लेक पर, कहीं एक लेक पर, वहां पर हॉकी का एक मैच खेला गया था। इट्स लाइक वहां पे इतनी थिक आइस जम गई थी कि वहां पे हॉकी खेल रहे थे लोग। ठीक, तो कहानी ऐसी है कि होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो है, जब कोल्ड कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अगर बाहर का टेम्परेचर माने तो बहुत कम हो जाता है, इट्स लाइक नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थीटा, दैट इज व्हाट, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थीटा जो है बहुत कम है, और अंदर का टेम्परेचर मान लेता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लोग जानते हैं हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो से हाई, हाई से लो। तो अभी बड़ा कौन है, अभी लाइक जीरो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में थीटा है। आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, अंदर से बाहर। मतलब आप पानी के अंदर से हीट निकाल रहे हैं, पानी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है। तो आप पानी के अंदर से हीट, मतलब पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो आप जैसे उसके अंदर से हीट निकालेंगे, क्या पानी बर्फ बनने लगेगा क्या यार? अरे हाँ ना, तो बोल। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो बर्फ बनने लगता है। और आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है, आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि पानी की जो थिकनेस है, अगर आप थिकनेस को एक्स करना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए जैसे सपोज करें कि आपके पास इनिशियली पानी जो है वो बिल्कुल, मतलब पानी पे कोई बर्फ नहीं है, पानी पानी है, और फिर पानी पे जो है बर्फ जमने लगती है। तो बर्फ की थिकनेस अगर एक्स हो गई तो 0 से x जाने में टाइम कितना लगेगा? या फिर वो बोलेगा अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑलरेडी है तो 1 से 2 जाने में टाइम कितना लगेगा, या 2 से 3 जाने में टाइम कितना लगेगा, या 3 से 4 जाने में टाइम कितना लगेगा? क्या आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं क्या यार? तो लाइक इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इस टाइम का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन 2k थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी है, एल एस जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, टू है, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थीटा जो है वो टेम्परेचर है, और x2 स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 और x2 जो है वो रिस्पेक्टिवली थिकनेस है। x1 जो है वो इनिशियल थिकनेस है और x2 जो है वो फाइनल थिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा आप प्लीज, मान ले उसने बोला कि यार पानी की जो है, मतलब बर्फ की जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाने में लगना टाइम बताइए, 2 से 3 जाने में लगने वाला टाइम बताइए। तो इनिशियल थिकनेस कितनी मानेगा, 2, और फाइनल कितनी मानेगा, 3। तो x1 के लिए कितनी लिखेगा, 2 के 3 बोलना, और x2 3। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, अब ध्यान से देख, वैसे बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट है। मान ले कि मैं यहाँ पर 3 टाइम लिख रहा हूँ, T1 रेशियो T2 रेशियो T3। अब ये T1 T2 T3 क्या है? ये T1 T2 T3 वो टाइम है, इट्स लाइक T1 जो है वो 0 से 1 का टाइम, T2 जो है वो 1 से 2 का टाइम, और T3 जो है वो 2 से 3 का टाइम। ऐसा मान ले, ऐसा दिया हुआ है। तो 0 से 1 का टाइम, 0 से 1 का टाइम मतलब कि इनिशियली कुछ भी नहीं था और आपने 1 सेंटीमीटर तक थिकनेस फॉर्म कर दी। तो लाइक 0 से 1, तो x1 के लिए कितना डालेगा, 0, और x2 कितना डालेगा, 1। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर रेशियो। ठीक है, अब 1 से 2 तो क्या लिखूं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर या 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? गुड, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? तो ऐसे करके हम लोग जो है वो रेशियो निकाल सकते हैं, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लाइक रो एल एफ अपॉन 2k थीटा x2 स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। तो लिख लीजिए प्लीज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। आई थिंक आप लोगों ने लिखा हुआ है पहले ही। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्शन था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की। ठीक है, कन्वेक्शन जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसके बारे में सबसे लास्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे। रेडिएशन क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट प्रोपेगेशन का ऐसा मोड जिसमें आपको मीडियम की नेसेसरीली रिक्वायरमेंट नहीं है। नेसेसरीली रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप मीडियम दोगे तब भी हीट ट्रैवल करेगी, और अगर आप मीडियम नहीं दोगे तब भी हीट ट्रैवल करेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? इट्स लाइक कि मीडियम कंपलसरी नहीं है, मीडियम दोगे तब भी हीट ट्रैवल करेगी और मीडियम नहीं दोगे तब भी हीट ट्रैवल करेगी। अब बेसिकली यहां पर जो हीट का प्रोपेगेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? अरे जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल बोलो एक। लाइट वेव, बेसिकली सिंपल लाइट वेव। ये किस स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोले तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर हम लोग जो है वो लाइट के नेचर की बात करें तो लाइट का नेचर क्या होता है, पार्टिकल वेव या ड्यूएल?
ड्यूअल, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा, ड्यूअल नेचर होता है। तो बेसिकली जो हीट रेडिएशन होगा हम भी इनका ड्यूअल नेचर कंसीडर करेंगे। जब ये किसी सरफेस पे गिरेंगे तो सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर सरफेस पे प्रेशर अप्लाई मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं इसका कौन सा नेचर मान रहा हूँ, वेव वाला या पार्टिकल वाला? बोलो, पार्टिकल वाला। ओके, अब उसके बाद जो है ये जो हीट रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम जानते हैं? जानते हैं, गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, जानते हैं आप लोग? अरे पढ़ा है ना मेरे भाई। ये कौन सा ऑर्डर है? वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो लाइक ये आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सब सुना आप लोगों ने? पढ़ चुके ना भैया। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसकी वेवलेंथ का रीजन, वेवलेंथ का मैं अगर वैल्यू देखूं तो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो हीट रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। दूसरा, इनकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलोमीटर कहते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल है, याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं। अगर आपको हीट रेडिएशन को समझना है तो आपको जो है पहले इन डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जो है यहाँ पर आराम से सवाल कर पाएंगे। ध्यान से देखिए कहानी कैसे है कि बेसिकली जब भी हीट रेडिएशन की सरफेस पे गिरते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक सरफेस है, ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई एक सरफेस है, ओके, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो क्यू एनर्जी गिर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी सरफेस जो है उसके ऊपर गिरने गिरने वाली एनर्जी का कुछ पार्ट सेम मीडियम में वापस भेज देगी, मतलब जहां से वो आ रही थी वहीं वापस भेज देगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। बेसिकली जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Q बराबर क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, क्यू ए क्या है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और क्यू टी क्या है, ट्रांसमिटेड एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, हमेशा कंजर्व। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं जैसे क्यू से डिवाइड करूंगा तो मैं लिखा क्यू अपॉन क्यू बराबर क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। क्यू से क्यू चला गया। ये क्यू आर अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ये क्यू ए अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। ये क्यू टी अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, यहां से देख, ये हो गया 1 बराबर क्यू आर अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्यू ए अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 हो जाए तो a बराबर t बराबर कितना होगा, 0। r है क्या, r है आपके पास क्यू आर अपॉन क्यू। ध्यान से देख, अगर r की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई, तब इनका रेशियो कितना आया, 1। यानी कि सरफेस ने उसके ऊपर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, इसका मतलब कि एक ऐसी सरफेस जो उसके ऊपर गिरने वाले सारी की सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? दूसरी बात, ऐसी कौन सी सरफेस होती है जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं? जितनी भी स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं। इट्स लाइक कि आपने जब मिरर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैं याद दिलाता हूं क्या पढ़ी थी। इट इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस which reflects all of the energy which is incident upon it। एक ऐसी स्मूथ सरफेस जो उसके ऊपर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है। कुछ याद आता है क्या यार? ओके, दैट मींस स्मूथ सरफेस जो है वो अच्छा रिफ्लेक्टर है। दूसरी बात, इसके लिए ए और टी जो है वो 0 है। मतलब मान लेते हैं कि यार 0 तो नहीं होता, बहुत कम होता है। ऐसे नेचर में कोई भी सरफेस आइडियली रिफ्लेक्टर नहीं होती है, ठीक है, पर मैं मान लेता हूं कि लाइक इसके लिए जो है वो ए और टी कम है। टी को भूल जाते हैं, टी वैसे काम नहीं आता ज्यादा। ए को बात करते हैं। ए मतलब क्या दिखा रहा है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, मतलब स्मूथ सरफेस एक अच्छा एब्जॉर्बर है या बुरा एब्जॉर्बर है? बोलना भाई, बुरा एब्जॉर्बर। स्मूथ सरफेस एक बुरा एब्जॉर्बर है, तो रफ सरफेस कैसा एब्जॉर्बर होगा, बुरा या अच्छा? क्या तुम समझ पा रहे हो क्या यार? मैं इसके बारे में बाद में दोबारा बात करूंगा, ये ध्यान रखना। मैंने अभी तुमको समझा दिया है, ये स्मूथ सरफेस एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, दैट मीन्स एक बुरा एब्जॉर्बर है। और रफ सरफेस क्या होगा, एक अच्छा एब्जॉर्बर होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, अब ध्यान से देख, मान ले कि मैंने यहां पर लिखा कि सपोज ए बराबर 1,
ए बराबर 1 लिख दिया, मतलब कि यहाँ पर आर बराबर टी बराबर कितना हो गया 0, ए बराबर 1 है, मतलब सरफेस जो है उसके ऊपर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी क्या कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। दैट मीन सरफेस क्या एक अच्छा एब्जॉर्बर है, और एक ऐसी सरफेस जो उसके ऊपर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? ओके, आइडियल ब्लैक बॉडी, जिसके बारे में हम बात करेंगे काफी सारी, ठीक है। और अगर टी बराबर 1 हो जाए, मतलब सरफेस जो है उसके ऊपर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। ये ज्यादा काम नहीं आता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कुछ लिखना है? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। वो डेफिनेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो डेफिनेशन जो है वो आपको यहां पर आगे जो फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को समझने के लिए बहुत 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 ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो होती है एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दो डेफिनेशन मैं आपको एक साथ बताऊंगा, एक तो होगी एब्जॉर्प्टिव पावर, एक होगी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। ऐसे हमने एक लिख दिया स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, और एक हमने क्या लिख दिया, एब्जॉर्प्टिव पावर। बेसिकली एब्जॉर्प्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सबस्क्रिप्ट लेमडा से। क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखिए, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, यानी कि क्यू ए अपॉन क्यू। और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है इट्स लाइक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, यानी कि क्यू ए अपॉन क्यू। सर फिर क्या फर्क हुआ इन दोनों में? ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी वेवलेंथ के सारे रेडिएशन गिर रहे हैं, जीरो से लेकर इंफिनिटी एंगस्ट्रॉम के सारे रेडिएशन गिर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी सरफेस भी है, उसके साथ भी यही कहानी है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी एंगस्ट्रॉम के सारे रेडिएशन गिर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सरफेस ने बोला कि यार हम अपने ऊपर गिरने वाले सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। जीरो वाले मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो बहुत बड़ा होगा उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे, सब कुछ एब्जॉर्ब करेंगे। छोटे से छोटा भी एब्जॉर्प्शन होगा, बड़े से बड़ा भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो उस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। बट अगर सरफेस ने बोला कि यार गिर तो बहुत सारे रेडिएशन रहे, पर हम इसमें से सिर्फ एक सेलेक्टेड रेडिएशन रेंज को ही एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे मान लीजिए आज सरफेस का मन है कि हम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। 1 से कम वालों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, 2 से ज्यादा वालों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस केस में जो एब्जॉर्प्टिव पावर लिखी जाएगी उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। दैट मीन्स फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आप सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उस समय जो एब्जॉर्प्टिव पावर लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं सिंपल एब्जॉर्प्टिव पावर। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लाइक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, रैंडम कुछ भी, लेमडा 1 से लेमडा 2, तो उस समय जो एब्जॉर्प्टिव पावर लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। इसमें जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या है? 0 से इंफिनिटी, इनफाइनाइट। और इसमें जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या है? लेमडा 1 से लेमडा 2, दैट इज अ फाइनाइट लेंथ। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? इसमें और फिर फर्क क्या है? इसमें फर्क यही है कि वहां जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इनफाइनाइट रेंज के बीच में हो रहा है कि हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, कोई नाटक नहीं है। और इसमें जो वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक फाइनाइट रेंज के बीच में हो रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अच्छा लॉजिकली सोच के बता, तो बड़ा कौन होगा, ए की ए लेमडा? मतलब रेंज किसकी बड़ी है, ए की ए लेमडा की? समझ पा रहे हो क्या यार? क्योंकि इसमें रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी, और इसमें रेंज क्या है? लेमडा 1 से लेमडा 2। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अगर मैं इसके लेमडा 1 को 0 कर दूं और लेमडा 2 को इन्फाइनाइट कर दूं, तो क्या स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हमारी टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर बन चुकी है क्या यार? यार हाँ ना तो बोल दो यार। तो बेसिकली यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर 0 से लेकर इंफिनिटी ए लेमडा डी लेमडा, यानी अगर 0 से लेकर इंफिनिटी तक की सारी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर को जोड़ दो तो हमारे पास क्या बन जाता है? टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी कि ए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी डेफिनेशन के आगे स्पेक्ट्रल वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट की फाइनाइट? बोलो। और स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं जुड़ा है तो इनफाइनाइट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार?
ओके तो ये हमारी थी एब्जॉर्प्टिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनिएगा, हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है एमिसिव पावर। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एमिसिव पावर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखा यहां पर एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है? ओके, एमिसिव, एमिसिव का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी या एमिट करने की एबिलिटी? बोलो यार। तो एमिसिव पावर क्या होता है? इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, ये समझना बहुत जरूरी है, इनके समझे बिना आगे सवाल बनेगा नहीं एक भी, इसलिए बहुत ध्यान से समझे इसको। ठीक है, ओके, एनर्जी कैसा यूनिट? जूल। टाइम कैसा यूनिट? सेकेंड। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट। तो दैट मीन्स की यूनिट क्या बन जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यही मान ले कि मैं तेरे को बोलूं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मतलब रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी या लैम्डा 1 से लैम्डा 2? बोलना यार। ओके तो बड़ा कौन होगा, एमएसए पार या स्पेक्ट्रल एमएसए पार? बोलना भाई। एमएसए पार। और अगर मैं लिखने का स्पेक्ट्रल एमएसए पार ई लेमडा, तो यहां पर इसकी रेंज क्या होगी? लेमडा 1 से लेमडा 2, और इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल एमएसए पार। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अरे हाँ ना बोल दे यार। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे जाके काम आएगा ये। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एमिसिविटी। ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव एमिसिविटी। ये क्या होता है? ठीक है, बेसिकली रिलेटिव एमिसिविटी क्या होता है? एक रेशो है। किस चीज का रेशो है? एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ आइडल ब्लैक बॉडी। यानी कि आइडल ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की जब एमिसिव पावर को हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एमिसिविटी। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन सुन लीजिए। देखिए हम लोग जितने भी लॉ पढ़ेंगे ना, अभी हम जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ने जाएंगे, तो जितने भी लॉ पढ़ेंगे उस सारे लॉ में हम लोग बात करेंगे एमिसिव पावर ऑफ आइडल ब्लैक बॉडी। ठीक है, हर हर चीज में हम लोग एमिसिव पावर ऑफ आइडल ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे। पर प्रैक्टिकली नेचर में कोई भी बॉडी आइडल ब्लैक बॉडी नहीं है। मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, पढ़ेंगे ये, पर कैलकुलेशन इसकी करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहां पर अगर हमें एमएसए पावर ऑफ जनरल बॉडी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? ई टाइम्स ऑफ एमएसए पावर ऑफ आइडल ब्लैक बॉडी। अब ये ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, और ये वैल्यू कहां से निकलेगी? लॉ से, जो हम आपको पढ़ाएंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो एमएसए पावर ऑफ जनरल बॉडी कैसे निकल के जाएगी? ई टाइम्स ऑफ एमएसए पावर ऑफ आइडल ब्लैक बॉडी। ठीक है, अच्छा अब ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। सर नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब है? देखो यार, वैसे तो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ठीक है, पर ये मैं आपको आगे जाके एक लॉ की फॉर्म में ही बताऊंगा क्या, कि यार एमिसिव का मतलब क्या होता है? एमिट करने की कैपेबिलिटी। कोई भी सिस्टम अच्छे से तब इमिट कर सकता है जब वो पहले अच्छे से एब्जॉर्ब करे। नेचर का भी यही रूल है, डेली लाइफ का भी यही रूल। भाई तुम लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कब कर पाओगे? जब अच्छे से पढ़ोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना भैया? रिलेट कर पा रहे हो ना? तो बेसिकली हम लोग एग्जाम में अच्छे से कब परफॉर्म कराएंगे? जब हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसी कोई सरफेस अच्छे से कब इमिट कर पाएगी? जो वो पहले अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, दैट मीन्स एक एक लाइन दी जाती है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। यानी कि अ गुड एमिटर इज फर्स्ट अ गुड एब्जॉर्बर। एक एक ऑब्जेक्ट अच्छा एमिटर तब होगा जब पहले वो अच्छा एब्जॉर्बर होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, अच्छा बताओ, नेचर में अभी हमने पहले अभी पीछे थोड़ी देर पहले लिखा था a बराबर 1। a बराबर 1 मतलब सरफेस के ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। उसका एग्जाम्पल क्या दिया था? इधर देखो भाई, इधर देखो, उसका एग्जाम्पल क्या दिया था? आइडल ब्लैक बॉडी, ऐसा दिया था क्या? तो आइडल ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, सब कुछ एब्जॉर्ब करता है तो सब कुछ एमिट भी करेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो यानी आइडल ब्लैक बॉडी के लिए एमएस से पार क्या होगी? सबसे कम या सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आइडल ब्लैक बॉडी, तो आइडल ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, ओके, सॉरी, 0 से 1। ठीक है, ध्यान से देख। उसके बाद है ना, यहां पर अगर मुझे लिखना हो, एक मेरे पास मान ले ब्लैक सरफेस है और एक मेरे पास मान ले व्हाइट सरफेस है, तो बता ई की वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगी? ब्लैक के लिए या व्हाइट के लिए? भैया ई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए होगी जो ज्यादा एमिट करेगा। ज्यादा एमिट कौन करेगा? जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा।
ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लैक की व्हाइट? तो यार ई की वैल्यू जो है वो ब्लैक के लिए ज्यादा होगी। अच्छा चल मान ले मैंने यहाँ पे लिखा एक जो है वो रफ सरफेस है और एक जो है वो स्मूथ सरफेस है, तो बता ई ज्यादा किसके लिए होगा, रफ के लिए या स्मूथ के लिए? सुन भाई सुन, ई ज्यादा किसके लिए होगा, जो ज्यादा एमिट करेगा। ज्यादा एमिट कौन करेगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तेरे को भी समझा था स्मूथ सरफेस क्या होता है, अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा है तो ए की वैल्यू क्या है, कम, मतलब बुरा एब्जॉर्बर है। तो रफ सरफेस क्या है, अच्छा एब्जॉर्बर है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा क्या होगा, एमिटर होगा। तो ई की वैल्यू रफ के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अब और सुनेंगे कि यार बेसिकली यहां पर जो है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस पे। और आइडल बैक बॉडी के लिए हमें एक वैल्यू कितनी मान लेनी है, 1 मान लेनी है। अब और सुनिएगा, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होती है प्रीवर्स्ट थ्योरी। प्रीवर्स्ट थ्योरी क्या होती है? देखिए प्रीवर्स्ट थ्योरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे प्लीज। नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर ही रहा है, ठीक। आप लोग ये सारी चीजों को थ्योरी का पार्ट नहीं समझे। अभी इन चीजों को कलेक्ट करके मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और तब आपको समझ में आया कि यार ये चीजें न्यूमेरिकल कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। थ्योरी का पार्ट होता तो मैं शायद इतना डिटेल में जाता भी नहीं। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। अब एक एक चीज आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुने इसको। प्रीवर्स थ्योरी क्या है कि यार देखो नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर ही रहा है। सर आपका और हमारा टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो फिर सर हम और आप भी कंटिन्यूअसली अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर हम रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, हाँ, मतलब एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, हाँ। तो सर फिर इस हिसाब से तो हमारा टेम्परेचर कम होना चाहिए, होना चाहिए। पर सर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना। आप कह रहे हो कि हमारे अंदर से कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी इमिट हो रही है, तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूअसली कम होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। हमारा टेम्परेचर हमेशा थोड़ी ना कम हो रहा है। गर्मियों में तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तभी तो हमें गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो फिर सर ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो देखिए भाई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है टी सबस्क्रिप्ट बी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये किसी सराउंडिंग में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है टी नॉट। तो भैया आपकी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, अग्रीड। पर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी तो 0 केल्विन से ज्यादा है ना। बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो सराउंडिंग में जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सराउंडिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। पर सराउंडिंग जो इमिट कर रहा है वो किसके पास आ रहा है, बॉडी के पास। यानी कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी एमिट भी कर रही है और कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उसके थ्रू नेट एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन पर। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए बॉडी के थ्रू इमिटेड रेडिएशन ज्यादा है और एब्जॉर्ब रेडिएशन कम है, एमिशन ज्यादा है एब्जॉर्प्शन कम है, तो इन दैट केस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बोलो भाई, कम होगा। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग या कूलिंग? कब होता है, सर्दियों में। प्रैक्टिकली सुनो कैसे होता है। सर्दियों में हमारा टेम्परेचर क्या होता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ज्यादा या कम? बोलो। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ज्यादा इमिट करेगा। हम ज्यादा इमिट करते हैं, सराउंडिंग कम इमिट करता है। तो जो सराउंडिंग इमिट कर रहा है वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम ज्यादा इमिट कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं। तो दैट इज हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? और सुने, मान लीजिए यहाँ पर एमिटेड रेडिएशन कम है और एब्जॉर्ब रेडिएशन ज्यादा है, तो इन दैट केस हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कूलिंग के हीटिंग? हीटिंग कब होता है, गर्मियों में। गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमारा टेम्परेचर कम होता है, तो हम ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कम एमिट करते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों बराबर हो जाए, तो इन दैट केस यहां पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी बराबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इन दैट केस इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बात ध्यान रखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिस्टम में जो है वो एक्सचेंज जो है वो जीरो हो गया। एक्सचेंज जीरो नहीं होता, नेट एक्सचेंज जीरो होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार?
कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि यार बॉडी ने जो है वो एमिट करना या एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। इट्स लाइक कि इन दैट केस बॉडी जो है वो जितना एमिट कर रही है उतना ही एब्जॉर्ब कर रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक होता है आइडल ब्लैक बॉडी। आइडल ब्लैक बॉडी क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और सब कुछ एमिट करे, उसको हम क्या कहते हैं? आइडल ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्ब कब करेगा? एब्जॉर्ब तब करेगा जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो और बाहर का टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे जो है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है और हाई टेम्परेचर पे सब कुछ एमिट कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी? 1। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अच्छा, और आइडियल ब्लैक बॉडी का कलर हमेशा क्या होगा? ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है आइडियल ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो। ये नेचर होना चाहिए उसका कि सब कुछ एब्जॉर्ब करे और सब कुछ एमिट करे। आइडियल ब्लैक बॉडी का नेचुरल एग्जांपल है सन। सन समझते हैं आप लोग? ठीक है, तो जरूरी नहीं है उसका कलर ब्लैक हो। ठीक, तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी। अब हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है स्टीफन्स लॉ। देखिए मैं आपके सामने अभी 6 और 6 12 फॉर्मूले लिखूंगा, 12 फॉर्मूले लिखूंगा अभी आपके सामने, और न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे। अगर आपने डेफिनेशन समझी है तो आपको एक भी आपको मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन समझे तो। अभी बस 12 फॉर्मूला लिखूंगा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? स्टीफन्स लॉ कहता है कि आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी या एमिट करने की कैपेबिलिटी? बोलो यार। कि एमएसए पार का मतलब है एमिट करने की कैपेबिलिटी। तो स्टीफन कहता है कि आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमएसए पार है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर की प्रोपोर्शनल होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखने वाले हैं। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ पे सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। अब और ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर जो है मैंने लिखा एमएसए पार, किसके लिए लिखा है? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। फिर प्रैक्टिकली तो हम जनरल बॉडी की बात करेंगे, तो फिर जनरल बॉडी के लिए कैसे लिखें? हमने आपको लिखवाया था, बताया था कि एक ऐसा कांस्टेंट जो आइडियल ब्लैक बॉडी और जनरल बॉडी को रिलेट करता हो, कि उसको रिलेटिव एमिसिविटी बोलते हैं क्या यार? तो एमएसए पार ऑफ जनरल बॉडी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ एमएसए पार ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? और आइडियल ब्लैक बॉडी की एमएसए पार कितनी है? सिग्मा टी की पावर 4। ई की वैल्यू कहां से आएगी? क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैंने एक साइड लिखा तेरे पास यहाँ पर आइडियल ब्लैक बॉडी और एक साइड तेरे यहाँ पर लिखा जनरल बॉडी। ठीक है, इसके लिए एमएसए पार, एमएसए पार क्या होता है? Q बाय A इंटू टी, दैट इज व्हाट सिग्मा टी की पावर 4। इसके लिए लिखा है एमएसए पार, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा Q बाय A इंटू टी, तो कितना जाएगा? सिग्मा ई टी की पावर 4। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ये क्या है? एमएसए पार। मान ले क्वेश्चन तेरे से एमएसए पार नहीं पूछ रहा, वो तेरे से पूछ रहा है सिर्फ पावर। सिर्फ पावर का मतलब क्या होता है? Q बाय A इंटू टी या Q बाय टी? बोलना भाई। Q बाई टी। इस Q बाई टी को हम लोग बोलते हैं रेडिएटेड पावर। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएटेड पावर। ठीक है, दैट बिकम्स व्हाट? सिग्मा ए टी की पावर 4। और यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा ई ए टी की पावर 4। क्वेश्चन मान ले तेरे से रेडिएटेड पावर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा है सिर्फ रेडिएटेड एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? Q बाई ए इंटू टी, Q बाई टी या Q? बोलना भाई। Q, सिर्फ Q। तो दैट बिकम सिग्मा ए टी इंटू टी की पावर 4। और ये कितना बन जाएगा? सिग्मा ई ए टी इंटू टी की पावर 4। ठीक, ये 3 और ये 3 मिला के हो गए 6 फॉर्मूला। अब अगर तुझे एक डेफिनेशन याद है कि ई का फॉर्मूला क्यू बाई ए इंटू टी होता है और सिग्मा टी की पावर 4 और रिलेटिव एमिसिविटी, तो तुझे ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुने कि यहाँ पर मान लो कि तुम्हें लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा, तो तुम कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तुम पहचानोगे यूनिट से। कैसे? कि देख भैया ये एमएसए पार, इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या यार? इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल पर सेकंड या कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी? या तो कैलोरी या जूल। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो लाइक हम लोग यूनिट से पहचान सकते हैं, ऑप्शंस में जनरली यूनिट दी होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो यूनिट से पहचान ले। पर यार यहाँ पर तो हमने टी लिया, टी किसका टेम्परेचर है? बॉडी का।
ठीक है, तो ये तो स्टीफन लॉ तो बोल रहा है बॉडी सिर्फ इमिट कर रही है, पर एक्चुअल में बॉडी इमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। बोलना भाई। और एब्जॉर्ब कहां से करती है? जो सराउंडिंग इमिट कर रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, तो यार अब जो नेक्स्ट लॉ आया वो आया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में क्या था कि उसने बोला किसी बॉडी की नेट एमिसिव पावर जो है वो डिपेंड करती है बॉडी के एमिशन और बॉडी के एब्जॉर्प्शन दोनों पर। अच्छा, नेट निकालने के लिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बोलना यार। घटाना पड़ेगा। बॉडी की एमिसिव पावर कितनी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। इसमें से घटाना है किसको? बॉडी के एब्जॉर्प्शन को। बॉडी एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है? सराउंडिंग से। इसका मतलब जो सराउंडिंग इमिट कर रहा है, क्या वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है क्या यार? सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेता हूं मैं टी नॉट। ठीक है, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर टी था तो बॉडी की एमिसिव पावर टी की पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो सराउंडिंग की एमिसिव पावर टी रेस टू पावर 4 या टी नॉट रेस टू पावर 4? बोलना भाई। और उसको क्या करेंगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। तो बॉडी की नेट इमिसिव पावर कितनी हुई? टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। अब देख प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेंगे, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्या यार? तो हमने लिखा नेट इमिसिव पावर इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। अब ध्यान सुन, ये लोग किसके लिए लिखा है? जनरल बॉडी या आइडल ब्लैक बॉडी? बोलना भाई। क्या जनरल बॉडी के लिए हमको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या यार? तो फिर से मैंने वही दो तरफ, एक तो आइडल ब्लैक बॉडी और एक साइड में लिखा जनरल बॉडी। इसको लिखा एमिसिव पावर, दैट इज व्हाट क्यू बाय ए इनटू टी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। और इसको लिखा क्यू बाय ए इनटू टी सिग्मा ई टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। अब ध्यान से देख, अगर मुझे यहाँ पे क्यू बाय टी चाहिए तो बता, ए को यहीं रखेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे? बोलना भाई। तो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस ई नॉट की पावर 4, इधर देख कितना हो जाएगा? क्यू बाय टी बराबर सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। मान ले सिर्फ एनर्जी चाहिए क्यू, तो सिग्मा ए टी टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? सिग्मा ई ए टी टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है? अब सर 6 फॉर्मूले ये रहे, 6 फॉर्मूले ये रहे, 12 फॉर्मूले। और तुम्हें अगर डेफिनेशन याद हो किसकी? एमएसए पार की, रिलेटिव एमिसिविटी की और प्रीवर्स थ्योरी, तो तुम्हें रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऊपर वाली इक्वेशन आनी चाहिए। बाकी 6 और 6 12 फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं और मैंने एक भी फॉर्मूला रटने को नहीं बोला है, मैंने डायरेक्ट लिखे। ठीक है, तुम्हें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एमएसए पावर तो फर्स्ट, रेडिएटेड पावर तो सेकंड और रेडिएटेड एनर्जी तो थर्ड। ठीक है, अच्छा अब सर कौन सा वाला लगाएंगे, स्टीफन लॉ वाला या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वाला? तो भैया अगर क्वेश्चन में सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन हो तो ये वाला, अगर नहीं गिवन हो तो वो वाला। इट्स लाइक ये वाला याद रख लेंगे, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो तो ये, और नहीं दिया हो तो टी नॉट कितना मान लेंगे? 0। सर मान लो ई की वैल्यू नहीं दी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। अगर ई की वैल्यू नहीं दी तो कितना मान लेंगे? 1। क्या आप लोग समझ पा रहे क्या यार? इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में। किस में रखेंगे? केल्विन में। तो एक मिनट देख लीजिए इसको आराम से, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है। ठीक है, टी की पावर 4 को कैसे सॉल्व करना है, 1/4 को कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखें, पहला सवाल है हमारे पास। हमको बोला है, लिखेंगे एट अ टेम्परेचर कैपिटल टी, एट अ टेम्परेचर कैपिटल टी रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट, radiated energy by an object is capital Q. Find percentage change, percentage change in radiated energy
percentage change in radiated energy if temperature is increased by 10%. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%. समझिएगा ध्यान से. इधर देखे, देख पहली बात, तो कहीं भी सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया या नहीं दिया, बोलना. तो मतलब ये टी नॉट को 0 मानना है. ई की वैल्यू दी है या नहीं दी, नहीं दी, तो 1 मान लेंगे. ठीक है. अब ध्यान से सुनिएगा कि हम जानते हैं कि यार उसने बोला कि कोई टेम्परेचर टी है, उस पर रेडिएटेड एनर्जी क्यू है. तो अगर आप टेम्परेचर को 10% से बढ़ा देते हो तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है. मैं जानता हूं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%. ठीक है. तो मैंने मान लिया जो Q1 है वो Q है. लेट Q1 बराबर Q और T1 बराबर T. Q2 मुझे पता नहीं है और T2 क्या है, आपने टेम्परेचर को 10% से बढ़ा दिया. दैट मीन्स T प्लस 10% ऑफ T. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? बाय 10%. बाय 10% का मतलब है इनिशियल वैल्यू में 10% जोड़ना पड़ेगा. दैट इज व्हाट 1.1 T. यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए. कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ध्यान से देखें. मैंने लिखा Q1, या पहले देखते को लिख के बताता हूं. एम एस से पार वो क्या होती है, Q बाय ए इंटू टी बराबर सिग्मा टी की पावर 4. सिग्मा कांस्टेंट, कहीं भी एरिया की बात नहीं करी है, एरिया कांस्टेंट. कहीं भी टाइम की बात नहीं करी है, टाइम कांस्टेंट. क्या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 ऐसा बन जाएगा यार? क्या बनेगा आपके पास कि Q1 बाय Q2 बराबर T1 बाय T2 की पावर 4. ठीक है. Q1 Q है, Q2 मुझे पता नहीं है. T1 कितना है T, T2 कितना है 1.1 T की पावर 4. अब T से T चला गया. कई लोग क्या गलती करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 लगा देते हैं, तो अब क्या बन जाता है 10/11. तो भाई प्रॉब्लम तो यहां पर ये है कि 10 की पावर 4 को तो मैं फिर भी सॉल्व कर लूंगा. प्रॉब्लम आती है 11 की पावर 4 को कैसे सॉल्व करें. ठीक है. तो ध्यान से सुनिएगा हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं. इट्स लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q बाय Q2 बराबर 1 की पावर 4. 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही रहता है. ठीक है. और ये कितना है 1.1 की पावर 4. तो देख 1.1 की पावर 4 कैसे लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं इसको 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर और ये हो गया होल स्क्वायर. ठीक है. इससे क्या फायदा हुआ, देख 2 टू द 4 मतलब सब कुछ सही लिखा है. देख 11 का स्क्वायर कितना होता है, बोलना भाई 121. इतना तेरे को पता है. तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21. दैट बिकम्स व्हाट 1 अपॉन 1.21 का स्क्वायर. ठीक है. सर अभी भी कैसे सॉल्व करेंगे, 1.21 का स्क्वायर थोड़ा पता है, कोई दिक्कत नहीं है. 12 का स्क्वायर कितना होता है, बोलना. तो 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा 1.44. पर एक्चुअल में आंसर 1.44 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा. तो एडजस्ट कर लेंगे भाई न्यूमेरिकल में, मतलब ऑप्शन से एडजस्ट कर लेंगे. थोड़ा सा तो ज्यादा आएगा ना, देख लेंगे ऑप्शंस में. यहाँ से तेरे पास Q2 कितना आया, Q2 तेरे पास आया 1.44 Q1 और Q1 कितना तेरे पास Q. ठीक है. अब कहानी सॉल्व हो गई. देख परसेंटेज चेंज कैसे लिखेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%. तो लाइक इट्स परसेंटेज चेंज. Q2 कितना है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100%. Q2 कितना है 1.44 Q1. तो देखना भाई 1.44 Q1 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100%. Q1 चला गया. 1.44 माइनस 1 becomes 0.44. 0.44 इंटू 100 becomes 44%. और अगर तू एग्जैक्ट सॉल्व करेगा ना, तेरा आंसर आएगा 46%. तो लाइक बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. ऑप्शंस आपको इतनी लिबर्टी देते हैं कि आप इतना सा अप्रोक्सीमेशन लगा सकें. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो ये सॉल्व करने का तरीका है. ठीक, ये लिख लो. फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा कैलकुलेशन पे. चलो अगला सवाल. तुमने देख लिया ना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो अब इसको नोट करने की क्या जरूरत है, खुद करोगे ना. लिखेंगे एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड radiating power of an object radiating power of an object is capital H, is capital H. Find radiating power
रेडिएटिंग पावर एट टेम्परेचर 527 डिग्री सेंटीग्रेड, 527 डिग्री सेंटीग्रेड when surrounding temperature is 200 Kelvin. Surrounding temperature is 200 Kelvin. देखिए एक और कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, देखिएगा इधर, मतलब बात सिर्फ कैलकुलेशन करने की है। सबसे पहले देख सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है या नहीं दिया, दिया है, मतलब क्या अप्लाई करना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, देखना भाई, मैं जानता हूं इमेज पार क्या होती है, वो होती है Q बाय A इंटू टी इक्वल्स टू वॉट, सिग्मा T की पावर 4 माइनस C नॉट की पावर 4। ठीक है, उसने E की वैल्यू नहीं दी तो मैं 1 मान के चलता हूँ। ठीक है, अब और सुनना, एरिया के बारे में कोई बात नहीं कि एरिया कांस्टेंट। ठीक है, अब Q बाय टी, रेडिएटिंग पावर का मतलब क्या होता है, Q बाय टी, वो उसको H से रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा है जब टेम्परेचर 127 है तो वैल्यू H है, तो आपको जो है 527 पे निकालनी है। इधर देखेंगे सब लोग, तो मैंने Q बाय टी को H मान लिया, तो हमने क्या लिखा, H1 बाय H2 बराबर T1 की पावर 4 माइनस C नॉट की पावर 4 डिवाइड बाय T2 की पावर 4 माइनस C नॉट की पावर 4। सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसको T नॉट ही लिखा है। बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो उसको T1 T2 लिख दिया। अब ध्यान सुनिएगा, पहला टेम्परेचर कितना है, 127, केल्विन मोल कितना होगा, बोलो 400, तो हमारे कितना हो गया, 400 की पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 200, तो हमारे पास कितना हो गया, 200 की पावर 4 डिवाइड बाय, दूसरी बार देख, फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ, 527, बोले तो केल्विन में कितना, बोलो, तो 800 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। H1 को H2 तेरे को पता नहीं है, इधर देख। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग फ्लो में आकर के पहले 2 0 उड़ा देते हैं, तो भाई इससे कोई फायदा हुआ नहीं तुमको। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम तो क्या है, 8 की पावर 4 को कौन सॉल्व करे, फिर 4 की पावर 4 को चलो फिर भी लिख ले, 8 की पावर 4 को कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और मान ले यहाँ तो आज 8 था, कल को मान ले टेम्परेचर 1200 केल्विन हो गया, फिर 1800 केल्विन हो गया, फिर क्या करेगा, 18 की पावर 4 को कहां तक सॉल्व करेगा। तो लाइक मैं इस क्वेश्चन को ऐसे 0 0 काट के सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कॉमन लेकर के। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से न्यूमरेटर में से भी 200 की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले रहा हूं। कैसे, मैंने न्यूमरेटर में से 200 की पावर 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब इसमें भी डिवाइड करूंगा और इसमें भी डिवाइड करूंगा। देख क्या होगा, यहां से तेरे पास 400 अपॉन 200 की पावर 4 माइनस 1, इसमें 200 डिवाइड कर दिया, 1 खत्म। नीचे से भी कॉमन ले ले, 200 की पावर 4 कितना बनेगा तेरे पास, 800 डिवाइड बाय 200, तो लाइक 800 डिवाइड बाय 200 की पावर 4 माइनस 1, ये तो चला गया, खत्म। ये 200 से गया 2 बार, 2 की पावर 4 होता है 16, ये 200 से गया 4 बार, 4 की पावर 4 होता है 256। ये आप इजीली उंगलियों पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो 8 की पावर 4 को सॉल्व करना थोड़ा सा आगे जा रहा था, 12 की पावर 4 होती, मतलब हमारे मॉड्यूल में सवाल है जहाँ पे 927 तक दिया हुआ है, तो लाइक 927 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में के जाओगे हो जाएगा 1200 केल्विन, तो 12 की पावर 4 को सॉल्व करना कौन करेगा यार, हम थोड़ा ना करेंगे। तो यहाँ से देख, ये H1 हो गया, H2 तेरे को पता नहीं है, वो कितना हो गया, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, उसके बाद 4 की पावर 4 क्या बोले तो 256 माइनस 1 255। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता है क्या यार, यार हाँ ना तो बोल दे यार। तो इस तरीके से हम, हाँ जी, जो भी आ रहा है बेटा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लिख लीजिए प्लीज। बनते हैं मेनली कैलकुलेशन की दिक्कत होती है, हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं, इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग कॉमन ले लेंगे, और जब वो पावर 4 वाली कैलकुलेशन होगी तो उसको तोड़ लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर में। ठीक है, तो उससे हम लोग इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है हमारे पास रेट ऑफ हीट लॉस और एक होता है हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग या इसको हम लोग रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी कैसे चलती है यहाँ पर, कि हमने यहां पर एक साइड लिखा रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर सबस्क्रिप्ट एच से, और एक होता है हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, या इसको हम लोग रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग आर एफ या आर सी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजों में बात क्या है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले देख, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कि अगर कोई सिस्टम हीट का लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा, बोलो यार। अगर कोई सिस्टम हीट का लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा ही सही। ठीक है, तो मतलब हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा ही सही। तो सर इसका मतलब ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे क्या, नहीं। देखिए ये दोनों टर्म एक दूसरे कनेक्टेड है पर न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने कैलोरीमेट्री में, जब आपने 11th क्लास में कैलोरीमेट्री पढ़ा है, तो आप लोग को ऐसा बताया गया है कि जब भी किसी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्यू लिखा जाता है, क्यू, दैट क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एम सी डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है आप लोग को, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ये सुना सुना सा लगता है आप लोग को, देखा हुआ लगता है क्या। ठीक है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर Q क्या होता है, एनर्जी, M क्या होता है, मास, C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। ओके, यानी आप जब भी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज करते हैं डेल्टा टी से, तो उसके लिए जो Q है, मतलब जो उसके लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है Q बराबर एम सी डेल्टा टी। ये आपको कैलोरीमेट्री में बताया गया है, स्टिल नहीं याद आता तो अभी के लिए मान लीजिए फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर के। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा, देख के तो याद आता होगा ना भाई, मैं पूछ रहा हूँ, देख के तो आता होगा ना, पक्का ना। ठीक है, अब ध्यान से देख, क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी। अब मान लीजिए सिस्टम जो है वो 100 जूल हीट को लॉस कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये कब पॉसिबल होगा, जब एम और सी का प्रोडक्ट कितना हो जाए, 1। एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास क्वेश्चन में दिया होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि एम और सी का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो। इट्स लाइक क्वेश्चन में 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार। ये तो लाइक हो सकता है ना भाई, हो सकता है एम और सी का प्रोडक्ट 1 हो और हो सकता है ना हो, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, कंपलसरी थोड़ी ना है कि ऐसा होगा ही होगा। तो यार इसीलिए यहां पर अगर सिस्टम हीट को लॉस करेगा तो उसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट तो आएगा, पर एग्जैक्टली बराबर आए ये कंपलसरी नहीं है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार। लाइक हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो, तो ये टर्म आपस में कनेक्टेड हैं पर न्यूमेरिकल इक्वल नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेगा, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। देख मैंने लिखा कि यार जैसे सपोज करें सिस्टम में हमने बोला हीट लॉस। ठीक है, इधर देखिएगा, हम लोग जानते हैं एमएसए पावर क्या होती है, वो होती है Q बाय A इंटू टी इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। कैसा होती है क्या यार, एक इसके लिए लिखा है जनरल बॉडी के लिए या आइडल ब्लैक बॉडी के लिए, और जनरल बॉडी के लिखेंगे तो क्या ई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या यार। देख हमने लिखा है रेट ऑफ हीट लॉस, हीट बोले तो एनर्जी, एनर्जी मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, इसकी रेट, रेट मतलब मल्टीप्लाई बाय टाइम या डिवाइड बाय टाइम, बोलना भाई, मतलब क्यू बाई टी। तो मुझे क्यू बाई टी चाहिए, तो क्या ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या यार, तेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, और स्मॉल चेंज के लिए क्या मैं इसको डी क्यू बाई डी टी ऐसा लिख सकता हूँ क्या यार। 12 के बाद एक 13वें नंबर का फॉर्मूला है, 12 तो पहले लिखवा रही थे, ये एक 13वें नंबर का फॉर्मूला है, तूने डेफिनेशन पढ़ी हो, तेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। अब ध्यान से देख, ये हो गया फॉर्मूला खत्म, रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, अब ये देखना रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। अच्छा देख, जैसे मैं बोलता हूँ रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की बात आ रही है, टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इट्स लाइक चेंज हो रहा है। चेंज को किससे लिखते हैं, टी या डेल्टा टी, डेल्टा टी। अच्छा उसकी रेट, रेट बोले तो मल्टीप्लाई बाय टाइम या डिवाइड बाय टाइम, क्या तू समझ पा रहा है क्या यार। ओके ध्यान से सुनना, मतलब यहां पर हमसे किसकी बात की जा रही है, dt बाई डी टी, डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, नीचे वाला dt मतलब चेंज इन टाइम। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, स्मॉल चेंज के लिए लिखा है। ठीक है, अब मैं जानता हूं q बराबर क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, तू जानता है क्या, बोल दे यार।
स्मॉल चेंज के लिए लिखे हैं तो क्या डी क्यू बराबर एम सी डी टी ऐसा लिख सकते हैं क्या यार? मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, अगर तू बोले तो मैं कर दूं, दोनों तरफ कर दूं क्या? गुड। तो मैंने बोला कि डी क्यू बाई डी टी बराबर एम सी डी टी बाई डी टी। अच्छा ध्यान से देख भाई, जो ये वाली टर्म है ये क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ कूलिंग। और ये क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ हीट लॉस। तो ध्यान से सुन भाई, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो क्या हो जाएगा? 1/m इंटू सी रेट ऑफ हीट लॉस। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? यहां तेरे पास क्या बना? रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू 1/m इंटू सी रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है। अच्छा, और रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला क्या तेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है क्या यार? यहाँ तेरे पास क्या बना? 1/m इंटू सी सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4, फॉर्मूला नंबर 14। वहीं से चलता हुआ आ रहा है सब। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये m इंटू सी को कंबाइनली हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या आप लोग जानते हैं? ओके गुड। क्या मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसा लिख सकता हूँ क्या यार? मेरे पास क्या बना? रेट ऑफ कूलिंग बराबर 1/रो इंटू वॉल्यूम इंटू सी सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4। अब यहाँ पे टर्म्स का मतलब सुन। सिग्मा क्या है? कांस्टेंट। ई क्या है? रिलेटिव एमिसिविटी। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे। ठीक है, सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है ऐसे। ए एरिया। टी किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। टी नॉट किसका है? सराउंडिंग का। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी। और ये सी, सी बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, अगर मटेरियल सेम तो रो और सी सेम, मटेरियल अलग अलग तो रो और सी अलग अलग। देखो ई डिपेंड कर रहा नेचर ऑफ सरफेस, और ये डिपेंड कर रहा नेचर ऑफ मटेरियल। दोनों अलग अलग बातें। सरफेस का मतलब क्या है? स्मूथ है कि रफ है। और मटेरियल का मतलब कि वो आयरन है कि स्टील है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? और वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, क्या? जोर से बोलो, मुंह में क्या बड़बड़ कर रहे हो? किस पे डिपेंड करता है? अबे 12th क्लास में पढ़ रहे हो भाई तुम। रेडियस पे। यहां से कोई सही बोल रहा था भाई, वॉल्यूम डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है? इट्स लाइक एक मान ले स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम कितना होता है? यार भाई ये तो बताओ यार, वॉल्यूम कितना होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का? गुड। सिलेंडर का वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम? ओके। तो बेसिकली ये वॉल्यूम ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जैसे ज्योमेट्री चेंज होगी वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? मैंने पूछा स्फेयर का वॉल्यूम, लोगों ने कॉन्फिडेंस से बोला 4/3 πr3। सिलेंडर का वॉल्यूम, आधे लोग चुप हो गए। और कोन का वॉल्यूम, दो लोग जवाब दिए, बाकी लोग चुप हो गए। तो इस तरीके से जो है हमें वॉल्यूम याद होने चाहिए। तो ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या आप लोग को समझ में आते हैं? ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। मॉड्यूल निकालिए एक बार, पहले मॉड्यूल लाए आप लोग, जल्दी से मॉड्यूल निकालिए। मॉड्यूल। स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं, स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब समझते हैं? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूं, आप लोग समझते हैं क्या? जल्दी बताओ यार, पता है क्या आप लोग को? हाँ, छोड़ो, नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए तो फिर मैं स्पेक्ट्रम वर्ड आपको समझा दूंगा। ध्यान सुने, पहला सवाल मॉड्यूल से नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे देख लीजिए। आपको बोला आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके लिए रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आपको RC1/RC2 का रेशो बताना है, जबकि उनके मास का जो रेशो है वो है 2/3, और उनकी स्पेसिफिक हीट का जो रेशो है वो है 4/9। ठीक है, तो आपको ये बताना है, लिख लीजिए। आपको RC1 और RC2 का रेशो बताना है। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। देखो भाई सुनो,
जब मैं RC1 बाय RC2 पूछता हूं तो कई लोगों को फॉर्मूला याद होता है, कई लोगों को फॉर्मूला क्या याद होता है कि वो बोलते हैं सर आरसी का यानी रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 1/ρVC सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। सब लोग इधर देखेंगे। पर सर कहीं भी क्या हमें यहाँ पे एरिया दिया है? नहीं दिया। टी दिया है? नहीं दिया। T0 दिया है? नहीं दिया। तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको जो कांस्टेंट टर्म वहां पर दी हुई है वो अवेलेबल हो। आप ध्यान से देखो, लोग जनरली ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, पर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अप्लाई क्या होगा? ये वाला। आप देखो, रेट ऑफ कूलिंग इज आउट 1/m/c रेट ऑफ हीट लॉस। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? जनता को ये फॉर्मूला याद ही नहीं आता। रेट ऑफ हीट लॉस कांस्टेंट दी हुई है, तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m/c। तो RC1 बाय RC2 इक्वल्स टू व्हाट? m2c2 डिवाइड बाय m1c1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, लोगों को जनरली ये वाला फॉर्मूला याद होता है, जबकि एग्जामिनर से एक स्टेप ऊपर भी पूछ सकता है। और लाइक ये टफ सवाल नहीं है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? इट्स लाइक वेरी इजी। तो RC इज इक्वल टू 1/m/c RH। तो मैंने जानबूझ के सवाल पहला इस वाले फॉर्मूले पे करवाया ताकि आपका फोकस इस वाले फॉर्मूला पर भी होना चाहिए। एग्जामिनर इससे बेटर ये पूछेगा अगर उसको क्वेश्चन का लेवल गिराना है तो, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें तो फिर भी तुम्हें 4-5 वैल्यू लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन का लेवल गिरा भी रहा है और फिर भी हम क्वेश्चन गलत करके आएंगे क्योंकि हमें ये याद नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये ध्यान रखिएगा, ये वाला अप्लाई करना है आपको। लिख लीजिए इसको, RC1 बाय RC2 इक्वल टू M2C2 डिवाइड बाय M1C1। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, प्लीज लिख लीजिए। चलिए अब अगला सवाल ध्यान से देखें। अब मैं आपको बेसिकली केसेस की फॉर्म में सवाल करा रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे एक एग्जांपल करके लिखेंगे। टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जल्दी से लिखेंगे प्लीज। टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जी, टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट heated up to same temperature, heated up to same temperature, placed in same surrounding for cooling, placed in same surrounding for cooling, in same surrounding for cooling, nature of surface, nature of surface and nature of material is same, nature of surface and nature of material is same। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अब अभी तो अपन ने इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिख दिया, मैं जो अगला केस लिखूंगा उसमें आप इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, मैं बताऊं कैसे लिखेंगे। देखिए सुनिएगा, आपको बोला टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब शेप क्या है? स्फेरिकल, हीटेड अप टू सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों के लिए बॉडी का टेम्परेचर क्या है? सेम। बॉडी का टेम्परेचर किससे लिखते हैं? टी या T0? टी। तो टी कांस्टेंट। प्लेस्ड इन सेम सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग क्या है? सेम, यानी कि T0 कांस्टेंट। नेचर ऑफ सरफेस इज सेम, नेचर ऑफ सरफेस बोले तो क्या सेम है? ई। नेचर ऑफ मटेरियल इज सेम, बोले तो क्या सेम है? रो और सी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो रो और सी, ये सब क्या है? कांस्टेंट। अब मैं बात करता हूं पहले रेट ऑफ हीट लॉस। देखना भाई सब लोग इधर, रेट ऑफ हीट लॉस तो वो क्या होता है? सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस E0 की पावर 4। सिग्मा कांस्टेंट, E कांस्टेंट, T कांस्टेंट, E0 कांस्टेंट। तो रेट ऑफ हीट लॉस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिखाई दे रहा है क्या यार? और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया कितना होता है? 4πr², तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। बात करते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो RC सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन रो इंटू वॉल्यूम इंटू सी। ध्यान से देखना भाई, सिग्मा कांस्टेंट, E कांस्टेंट, T कांस्टेंट, T0 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। एरिया क्या होता है? 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। तो R³। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपके मॉड्यूल में कम से कम 3 सवाल है ऐसे इस कैलकुलेशन पे। R1 R2 की वैल्यू दी है और फिर आपसे वैल्यू निकलवाई है। पता है जनरली लोग क्या करते हैं? इस वॉल्यूम को भूल जाते हैं, उनको सिर्फ ये एरिया याद रहता है 4/r², R² के प्रोपोर्शनल कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम भी है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मान ले इन केस मान ले यहाँ पर उसने नेचर ऑफ मटेरियल सेम नहीं दिया होता, तो रो और सी हटता या रहता? अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम नहीं दिया होता, मटेरियल अलग अलग है, तो रो और सी हटता या रहता? बोलना यार, तुम्हारे मॉड्यूल में एक सवाल ऐसा भी है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? तो ये 3-4 सवाल हो गए इसी एग्जाम्पल में। ठीक, तो ये तो हुआ पहला केस। अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमको बोला है कि हमारे पास फिर से
दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हीटेड अप टू सेम टेम्परेचर, प्लेस इन सेम सराउंडिंग, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ मटेरियल, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। आपको बोला है कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, क्या फर्क है दोनों में? ये सॉलिड है, ये हॉलो है, समझ पा रहे हैं आप? सही बोल रहा हूं? है? अबे एक की इनर रेडियस और आउटर रेडियस दी है और एक की रेडियस दी है, तो एक सॉलिड है एक हॉलो है, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, तो एक बार करके दिखाइए। दोनों की आउटर रेडियस आपको सेम लिख के दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने लिखा, बेल लग गई क्या? कब लगी? है? चल देख, रेट ऑफ हीट लॉस, सुनेगा भाई, रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4, ये फॉर्मूला है। और रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4 अपॉन रो वॉल्यूम। अब लगी है वे, हमारे कान ही ज्यादा बचते हैं, ठीक है। अब सुना ध्यान से सब लोग इधर, यहां पे देख, सिग्मा सेम ई सेम टी नॉट सेम, यहां पर सिग्मा सेम ई सेम टी नॉट सेम, रो सेम सी सेम। ध्यान से सुनना भाई, एरिया देख, एरिया दोनों के लिए क्या है, अलग अलग या सेम? देख भाई, जो हीट लॉस होगा वो अंदर की सरफेस से होगा या बाहर की सरफेस से? दोनों के लिए आउटर रेडियस क्या है, अलग अलग या सेम? डिस्पाइट कि एक सॉलिड है एक हॉलो है, फिर भी इनका जो आउटर सरफेस एरिया है वो क्या है, अलग अलग या सेम? बोलना भाई, क्योंकि आउटर रेडियस सेम है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो यहां पर इनका जो आउटर एरिया है वो कांस्टेंट है, दैट इज वाई यहां पर ये आउटर रेडियस सेम है, इसलिए मैं यहां पर इनका एरिया क्या मानूंगा, कांस्टेंट। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? जस्ट बिकॉज कि इनके आउटर रेडियस क्या है, सेम। तो आप इसका एरिया 4πr² माइनस r² नहीं लिखेंगे, लाइक ये आपका जो रेडिएशन हीट लॉस होगा वो आउटर सरफेस से होगा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो यहां पर एरिया क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। अब देख वॉल्यूम, इसका कितना लिखेगा, 4/3πr³ और इसका कितना लिखेगा, 4/3πr³ या r³ माइनस r³? वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा भैया, वॉल्यूम आप समझ पा रहे हैं ना, वॉल्यूम तो लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम अलग अलग है बट दोनों का आउटर सरफेस एरिया सेम है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अब एक और एग्जांपल होता है, इसमें सुन ले एक और, अब ये सुन ले, मैं लिखवा नहीं रहा उसको, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम। सुनना, आपको बोला गया कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और एक डिस्क है, ठीक है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एक डिस्क है, दोनों के लिए सब टी टी नॉट ई रो सी सब सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। लिख लेना, लिख 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 लिख, अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्क, अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्क, टी 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 नॉट रो ई सी और वॉल्यूम ये सब कांस्टेंट है। तो आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग के बारे में, तो ये आप लोग सोच के आएंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग के बारे में आप लोग सोच करके आएंगे। ये चलिए एक मिनट देख ही लीजिए आप इसको, एंड तो नहीं क्या? हाँ, ओके, इधर देखिए, इसको देख ही लेते हैं एक बार। देख, मैं लिखा रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला लिखा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4, ये रेट ऑफ हीट लॉस। और मैं लिखा रेट ऑफ कूलिंग, दैट इज व्हाट, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस सी नॉट की पावर 4 अपॉन रो इंटू वॉल्यूम इंटू सी। ध्यान से लिखना भाई, सुनना, यहां पर सिग्मा सेम ई सेम टी नॉट सेम,
सिग्मा सेम, ई सेम, टी सेम, टी नॉट सेम, रो सेम, सी सेम, वॉल्यूम सेम उसने दिया हुआ है। तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग क्या दोनों ही एरिया की प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है क्या यार? बेसिकली जिसका एरिया ज्यादा उसका दोनों टर्म ज्यादा। अब एक स्फेयर है और एक डिस्क है, एरिया ज्यादा किसका होगा, स्फेयर का कि डिस्क का? देख सुन भाई, स्फेयर मतलब कैसा ऑब्जेक्ट, 1D 2D या 3D? डिस्क मतलब 2D, डिस्क मतलब एक प्लेट। कंडीशन क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। जस्ट बिकॉज दोनों का वॉल्यूम सेम है इसलिए मैं जजमेंट ले सकता हूं यहां पे, पता है कैसे? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉल है 3D, उसको प्लेट बनाना है, बॉल को प्लेट बनाना है क्योंकि सेम वॉल्यूम है ना, तो बॉल को प्लेट बनाना है। तो एक बात बता, बॉल को प्लेट बनाने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ेगी या उसको पिचकाना पड़ेगा? तो उसको पिचकाएंगे तो उसका सरफेस एरिया उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बोलना। तो एरिया ज्यादा किसका होगा, स्फेयर का या डिस्क का? डिस्क का। घर पे कभी रोटी बनते हुए देखी है? बनते हुए देखी कभी? बनाई तो क्या होगी, बनते हुए तो देखी होगी। तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, आटे का एक पीस लेते हैं, उसको ऐसे एक स्फेरिकल शेप बनाते हैं, देखा आप लोगों ने? गोला सा बनाते हैं ना, लिट्टी चोखा खाया होगा, वो बाटी टाइप होती है ना ऐसे गोल गोल। बोलो ना यार। हाँ। तो इट्स लाइक अब मान लीजिए मुझे उसकी रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए क्या उसको ऐसे बेलना पड़ेगा क्या यार? तो आप उसको बेल रहे हैं, भाई को फील फील आ रहा है बिल्कुल, आप उसको बेल रहे हैं, बेल रहे तो मतलब उसका एरिया बढ़ रहा है क्या यार? यार हाँ ना तो बोलो यार। और थिकनेस कम हो रही है, दैट मीन्स कि आपके लिए एरिया जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, डिस्क का। और स्फेयर का एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसके लिए ही ज्यादा। पर कंडीशन क्या है कि हम लोग ये तभी कंपेयर कर सकते हैं जब यहां पर जो है वो वॉल्यूम सेम हो। अब पता है एग्जामिनर कभी कभी समझदारी दिखाता है, वो ऐसे नहीं बोलता वॉल्यूम सेम है, वो बोलता है नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, यानी डेंसिटी सेम है और मास सेम है, वो वॉल्यूम नहीं बोलता। तो हमें समझना पड़ेगा कि डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मास सेम है और डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम को सेम होना पड़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ये कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब वॉल्यूम सेम हो। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो एरिया जो है वो डिस्क का ज्यादा होता है। ठीक, थैंक यू।